रहे हैं। हम स्वागत करेंगे ओपनिंग बैट्समैन। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। स्टैंडिंग ओवेशन चाहिए हमें। अभी हो गया पूरा। दूसरे वाले में क्या बार-बार माइक निकाल के सेंटर। Thank you, Pilot sir, for giving me the opportunity to present my thoughts in front of all the audience. A very warm good evening to all of you. Myself, JC Dr. A.S. Agrawal. मैं आज आपको अपनी एक आपबीती बताना चाहूँगा। एक वाक्य है मेरी ज़िंदगी का जिसने मेरी ज़िंदगी कुछ हद तक बदल दी। कुछ हद तक या काफ़ी हद तक बदल दी। मेरा एक छोटा सा परिवार है, माँ बाप बच्चे और एक 6 वर्ष का लड़का है। मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है। बच्चे मन के सच्चे, सबकी आंख पे तारे, दिल के साफ, मन के सच्चे। वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं उसी का अनुकरण करते हैं। बात दरअसल ये है कि एक बार मेरे बच्चे की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। यूँ तो पेरेंट्स मीटिंग हर महीने होती है, बट उस पेरेंट्स मीटिंग में कुछ तो खास था। वो खास ये था कि बच्चों को एक टास्क मिला था। जैसे हमें टास्क मिल रहे हैं ना, जैसे मैं आज आके बोल रहा हूँ मुझे टास्क मिला है। मेरा बेटा मेरे बारे में बोलने वाला था। आज यहाँ हमारे सामने बहुत से पेरेंट्स उपस्थित हैं और एक बाप के मन में क्या, एक पिता के मन में क्या भावना होती है कि उसका 6 वर्ष का बेटा उसके लिए क्या बोलेगा। शायद वो भावना से हर कोई इत्तेफाक रखता होगा। वो उत्सुकता मेरे मन में थी कि मैं जाऊँ और मेरा बेटा मेरे प्रति क्या बोलना चाहता है ये सुनूँ। मैं और मेरी पत्नी उस दिन सबसे पहली सीट पकड़ लिए। मेरे बेटे का नंबर आया। मैं बहुत खुश था, थोड़ा नर्वस भी था राधा। उसने बोलना शुरू किया, मेरे पापा सबसे अच्छे, वो मेरे लिए आइसक्रीम लाते हैं, मुझे घुमाने लेके जाते हैं, वो मेरे लिए खिलौने लेके आते हैं, वो कभी कभी डांटते भी है, लेकिन मेरे पापा सबसे अच्छे। वो झूठ बोलते हैं, वो घुमाने लेके जाते हैं, सिनेमा भी लेके आते हैं। मैं सुन रह गया। मेरा चेहरा शर्म से नीचे हो गया। मेरा बेटा बोल रहा है मैं झूठ बोलते हैं, ये क्या बोलती है। उस रात को मैं सो नहीं पाया। मैं सोच रहा था ऐसा क्या हुआ। बात दरअसल ये थी, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। मैं कभी कभी चोरी छुपे सिगरेट पी लेता हूँ। 2 दिनों पहले मैं रात में छत पे सिगरेट पी रहा था। वो मेरे पापा के साथ में आ गया। उसने मुझे देख लिया था सिगरेट पीते हुए। पापा ने पूछा तो मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन मेरी चोरी पकड़ी गई। दोस्तों, मैं आज आप सभी से वादा चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ हैं? Yes. मैं दिल से आप पे हाथ रख के कहिए कि हम सभी अपने जीवन में चोरी करते हैं, किंतु वो चोरी हमारा बच्चा पकड़े, हमारे रिलेटिव पकड़े, उसके पहले हम चोरी खुद पकड़ेंगे और हमारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। आज हम ये JCI स्पीच क्राफ्ट में यह वादा करके जाएंगे कि हमारी चोरी हमारे अलावा कोई और नहीं पकड़ेगा। थैंक यू। वैसे मैंने पिछले 2 वर्ष से सिगरेट को हाथ में लगाया। के फूफा जी, मेरे अजीज दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूंगा। सूर्यकांत हत्तीमारे जी को बुलाना चाहूंगा। द एलिफेंट किलर, सॉरी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जी सूर्यकांत हत्तीमारे आप सबको फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। और मुझे जो टॉपिक मिला है वह है बचपन सुहाना। यकीनन दोस्त वो समय फिर से ना आना, यकीनन दोस्त वो समय फिर से ना आना, अपनी थी सारी खुशियाँ अपना था जमाना, वो बचपन था सुहाना, वह बचपन था सुहाना। दोस्त, हम जब भी हमारे बचपन की याद करते हैं तो एक अंदर से मन में रोमांच आ जाता है। हमारी वो सभी इच्छाएं फिर से जागृत हो जाती है जो हमने बचपन में जी है। वह मस्ती, वह अटखेलियाँ, वह शरारतें जो हमने की है बचपन में, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हमें याद आती है हमारे माँ ने जो हमें वो दुलार दिया, हमारे पापा ने जो हमें प्यार दिया, वो माँ का अपने हाथों से हमें खिलाना, वो पापा के कंधे पे खड़े होकर रामनवमी के लिए 1-1, 1.5 घंटे तक खड़ा होना, पापा के साथ सर्कस में जाके खूब जोर जोर से चिल्लाना, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं 3 महीनों के बाद में हमारे परिवार में आया और हमारे पापा
सभी लोग मुझे काफ़ी प्यार करते थे, काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि 3 लड़कियों के बाद में बेटा पैदा हुआ और उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाता था। एक बार क्या हुआ, मेरी जो 2nd नंबर की बहन संगीता दीदी है, उन्होंने मुझे जम के डांटा और मैंने सोच लिया कि इसका तो बदला लेना है। शायद मैं तब 4थी क्लास में था और मैंने उसकी बदला लेने के लिए जो हरकत की, आज भी जब उस बात का हमारे फैमिली में जिक्र निकलता है तो संगीता दीदी मुझे आज सबके सामने डांटती है। मैंने क्या किया था, 2 दिन पहले हमारे घर में एक नया कूलर लाया गया था और कूलर लाने में मैंने मस्त कील उठाई, कील से एक सुंदर सा वहाँ फूल बनाया और नीचे में लिख दिया संगीता, और खुद ही पापा के पास गया और बोला कि पापा क्या सुंदर फूल बना हुआ है अपने कूलर पे। और उसके बाद में पापा है, पापा ने देखे, उसके बाद में वही हुआ जो होना था। संगीता दीदी को पापा मस्त पीटते रहे और हम मुंह दबा के हंसते रहे। कुल मिला के दोस्तों, अगर हम पास में देखते हैं और आज की दुनिया में अगर हम थके हारे आके जब हम पास में देखते हैं तो हम यकीनन हम लोग जाना चाहते हैं उस बचपन में, उस बचपन को हम फिर से जीना चाहते हैं। और मैं आप सबसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर आज भी दिल के किसी कोने में वो है एक शरारत सा बच्चा, वो नटखट सा बच्चा, वो हम मासूम से बच्चा, वो स्वच्छंद से घूमने वाला, प्यार देने वाला बच्चा आज भी मौजूद है। हमें अपने अंदर झकझोरना है, हमें उसको ढूंढना है, निकालना है, हमें फिर से याद करना है। हमें याद करना है, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, वो 8 आने में चूरन के 2 पुड़ियों वाले दिन, वो 8 आने में 2 चूरन के पुड़ियों वाले दिन, बात बात में पड़ने वाली छड़ियों वाले दिन, कोई लौटा दे मुझे वो मेरे बचपन वाले दिन, कोई लौटा दे मुझे वो मेरे बचपन। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच एक डायनामिक पर्सनालिटी और हमारी सबकी लीडर जो हम मानते हैं, मैं मानता हूँ स्पेशली, डॉक्टर दीपिका चंडोक को इनवाइट कर रहा हूँ और एक बार जोरदार तालियों के लिए 1599 में शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जेसी डॉक्टर दीपिका चंडोक और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम नाम में क्या रखा है ये सोचते हैं तो सबसे पहले बता दूं, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब रोमियो और जूलियट प्ले शेक्सपियर a rose will it lose its fragrance, and from that time for centuries this question has been thrown and till today it remains a query. So let's address both the aspects. तो आपको क्या लगता है दोस्तों, वाकई क्या नाम में कुछ भी नहीं लिखा? अगर नाम में कुछ भी नहीं रखा तो अगर राहुल के पीछे हम गांधी परिवार का नाम नहीं लगाते और अभिषेक के पीछे बच्चन खानदान का नाम नहीं लगता, क्या हम उन्हें आज जानते? क्या कोई माता पिता अपने बच्चों का नाम रावण या नाम में कुछ नहीं रखा तो बॉम्बे का नाम मुंबई क्यों किया गया और मद्रास का नाम चेन्नई क्यों किया गया? क्यों अक्षय कुमार ने जो उनका नाम भाटिया था वो अक्षय कुमार चेंज किया और यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार चेंज किया? क्योंकि नाम में कुछ तो दम है। ये एक नज़रिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नाम से ज़्यादा इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। वर्षा नाम की लड़की किसी की लाइफ में आग लगा सकती है और ज़रूरी नहीं जिस लड़की का नाम कोमल है वो उसका दिल पत्थर का नाम है। एक पति पत्नी, छोटा सा किस्सा याद आता है। एक पति पत्नी थे, उनका एक बड़ा प्यारा सा बेटा था। उन्होंने कहा इसका नाम हम राहुल रखेंगे। बड़ी नाजों से उसको पाल कर बड़ा किया और जब बड़ा हुआ उसने कहा मुझे ये नाम नहीं पसंद, मुझे नाम चेंज करना है। तो उसके पिता ने बोला ठीक है बेटा, आप जाओ अपना नाम बदल कर आओ। लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि एक शव यात्रा जा रही है और उस व्यक्ति का नाम अमर है, एक अंधे व्यक्ति का नाम नयन सुख है और एक जो व्यक्ति है जो भिखारी है उसका नाम धनपति है। और उस दिन उसने तय किया कि हाँ दोस्तों, नाम में कुछ भी नहीं रखा। सो नथिंग मैटर्स, योर नेम डज नॉट मैटर, व्हाट यू डू इन लाइफ एक्चुअली डज। थैंक यू वेरी मच। Let me invite JC Dr. Swati Sarda again. Can we have a huge round of applause?
तुम्ही धर्म, तुम्ही हरि, तुम्ही कर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे, वंदे मातरम. Hello everyone, I am JC Swati Sada and it gives me immense pride and pleasure to speak on the topic Awesome India. Dear friends, do we really need to know why India is called as awesome? Because there are so many things why India is called as the awesome country, the incredible India, Mera Bharat Mahan. But to name a few, amongst the 29 states and the 7 union territories, these countries, they have, every state, they have their own culture, their own food, their own clothing. And out of these, almost the 10 states, they act for, with the population of more than 25 million, they have their own languages also. Isn't it beautiful? Right from the culture of Vedas to the digital India, India has always been emerged as a great leader. To name few of the discoveries which India has given to the whole world globally, right from the discovery of the zero to the very simple game as snakes and ladder, chess, the plastic surgery and many more such like that. And very recently we celebrated the World Yoga Day. Very proudly our Prime Minister, our respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given this World Yoga Day as a tribute to our culture, to the whole world. It is a gift to the whole world. And when we speak of Shri Narendra Modi ji, don't we really think that we must be speaking about the latest pandemic, what we have gone through? Since last 1.5 years almost, we have seen that India, being such a populous country, and amongst the 20 most affected countries, India has shown the least death rates and the most effective treatment given in the country, with a populous country like India. It is truly amazing thing. And to living up to its own tradition of Vasudhaiva Kutumbakam, it has provided vaccine almost to the 75 countries and more than 60 million units. Not only this, but after the country China, India is the only country who has produced the vaccine, COVID-19 vaccine, indigenously. So definitely I would like to say here that the words of Shri Narendra Modi ji, the message given by him to us as young people, we must follow this. He says that there is a new resolve, there is a new resolution to take this country to the greater heights. So let's live up to this. Would like to say these few lines before ending up. ना मेरी कोई सरकार है, ना मेरा कोई रोब है, बस एक छोटी सी बात का घमंड है, भारत मेरा है और मैं उसकी. Thank you. I would like to invite Ritu Dakka ma'am. परिहार एंगेज स्पिरिटिंग कोच, और जो मेरा टॉपिक है मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा पी. हाउ यू फेस फेलियर इन योर लाइफ? कभी आपने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर फेस किया? सिर्फ स्टोरी मेरी भी थी. एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का, जिसे चेस खेलने की आदत थी. बचपन से चेस खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. थोड़ी कुछ साल बिताया तो कुछ साल में प्रैक्टिस करके चेस में बहुत अच्छा क्लास का टॉपर बन गया था. देन उस टाइम और हुआ. उसके बाद जो हमारी स्कूल थी, पूरे स्कूल का टॉपर बन गया इन द चेस. जो हमारी गली थी, गली का बेस्ट प्लेयर माना जाता था मैं. अभी मैंने सोच लिया करियर बनाना है चेस में वर्ल्ड का ग्रेट चेस प्लेयर बन जाऊँगा. विश्वनाथ आनंद के साथ मैच खेलूँगा. बहुत बड़े बड़े सपने देखना चालू कर दिया था. 10 साल का विज़न बनाया था. इतना होने के बाद मैंने एक स्टेप ली कि चलो अभी क्लास लगा लेते. बड़ी सी क्लास में मैं गया था क्लास लगाने के लिए. उसकी फ़ीस बहुत हाई थी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था. मैंने एक छोटी सी जॉब करना चालू किया ताकि मैं अपनी चेस के लिए फ़ीस पे कर सकूँ और उस फीस से मैं कुछ कर सकूँ, करियर बना सकूँ. पहला जो दिन था, मैं एक छोटे से 6 साल के बच्चे के साथ गेम लगा था. जो हिमांशु वो बेस्ट चेस प्लेयर है उसके कॉलेज में, उसके स्कूल में, गली का बेस्ट चेस प्लेयर है. वो एक 6 साल के बच्चे से हार गया. उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो पूरा कॉन्फिडेंस था वो पूरा ब्रेक हो चुका था दैट टाइम. अभी वो क्या करे, राइट? उसके बाद और सोचे चलो पहला गेम फेल हुआ और खेलते. अगले 6 गेम उसने कंटिन्यू से हारा. मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ. क्या बोलूँ, कुछ समझ आ नहीं. मुझे आंखों से पानी नहीं करना चाहता, आने ही वाला था, बट किसी कारण रोक लिया क्योंकि हम लड़के हैं, राइट? जाते घर में जाते रोड आया, नाला है पंचशील टॉकीज के पास. रुका मैं वहाँ पे बहुत देर था. सोचा कि क्या हुआ मेरे साथ. आंखों में आंसू आ रहे थे बट रोका. बट किसी कारण को जैसे उस दिन बहुत रोया, मैं बहुत रोया. घर गया, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा हुआ मेरे साथ. मम्मी ने कहा एक ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं बेटा, ट्राई कर, आज सो जा, कुछ मत कर. देन
आई जस्ट टेक अ डिसीजन। उस दिन सोया, उस दिन गया, प्रैक्टिस की। जो बच्चा था उसको मैंने कंटिन्यू कराया। आफ्टर द मंथ वो जो क्लास था उसका बेस्ट प्लेयर बन गया। और आफ्टर द 2 मंथ्स मुझे एक चांस मिला दैनिक भास्कर में चेस खेलने के लिए। वो आज मेरी फर्स्ट ट्रायल थी। दैट इज़ अ इनिशिएटिव आई थिंक। और इसका जो गोल है, मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, उस दिन मैंने ये सीखा था कि लाइफ में अगर आप फेल होने के लिए एक स्टेप बढ़ाते हो तो एक स्टेप आप सक्सेस के लिए भी बढ़ाते हो। अगर आप गिरने के लिए तैयार हो तो आप उड़ने के लिए तैयार हो। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन। Good evening. It's great to have you here as my audience. This is my very first speech in a speech graph. Without wasting time, I've already wasted. मेरा टॉपिक था अगले जन्म मुझे खालिस्तान ही कीजिए। खालिस्तान भरते भरते आज दोपहर लंच टाइम तक हो गई, मैं भर नहीं पाई। बहुत दिमाग लगाया और ये सोचा मेरे मेंटर और मोटिवेटर तो मेरे घर पे ही है, और उस खालिस्तान को मैंने इस तरह से भरा, अगले जन्म मुझे मेरे ही पापा की बिटिया कीजिए, मेरे ही पापा के घर मुझे पैदा कीजिएगा। मेरे पापा जिन्होंने मुझे चलना, बोलना, लिखना, हर चीज़ सिखाई। यहाँ तक कि मेरा पहले दिन, मेरे जॉब का पहला दिन, मैं करियर काउंसलर रह चुकी हूँ 9 इयर्स तक। MBA एस्पिरेंट्स को मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद GMAT करो, GRE करो, गेट दो, जो करना है किस तरह से करना है, हर चीज़ में उनको हेल्प की। पहले दिन ना फ़ोन आया, आवाज़ ही नहीं निकल रही मेरे मुंह से। उसके बाद मेरे पापा ने, मैं घर गई, उनको पूछा क्या करूं, मुझे जम नहीं रहा है। उन्होंने मुझे सिखाया शेरनी की तरह जाना, पूरा नॉलेज एक्वायर करो, इतने प्रॉस्पेक्टस है, इंटरनेट है, सर्च करो, सब नॉलेज एक्वायर करो और जाके बोलो यस आई एम श्वेता रितसिंघानी, हाउ मे आई हेल्प यू। मैंने उस चीज़ को अपने जीवन में उतारा और उनसे सीखा, उनसे मैंने नॉलेज एक्वायर करना सीखा, जिसको मैंने फॉलो नहीं किया है। अदरवाइज स्पीच क्राफ्ट में इतनी परेशानियां नहीं होती मुझे जो हुई है। मेरे पास बॉडी लैंग्वेज है, आवाज़ है, शायद मैं मॉड्यूलेशन पे भी वर्क कर लूँगी, लेकिन ये जो चीज़ है ना मेरे पापा की, वो मुझे अपने अंदर लानी है। उनकी बहुत अच्छी चीज़, आप मेरे घर आएंगे तो देखेंगे हर एक टॉपिक पे लिटरेचर है, बस मैं ही उसका इस्तेमाल नहीं करती। मैं मंडे से बिल्कुल जाऊंगी, उस चीज़ का इस्तेमाल करूंगी और उस चीज़ को अपने अगला जो मेरा ZTWS, अगर मैं यहाँ से पास होके गई तो मैं उस चीज़ को अपने अंदर उभारूंगी और एक बहुत बढ़िया नेशनल ट्रेनर बन के दिखाऊंगी। यही सपना मैं आज यहाँ से लेके जा रही हूँ अपने साथ। जय जय श्री, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। वो बचपन का प्यार खास होता है, चाहे मिले ना मिले, बहुत खास होता है। सो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा आज का विषय क्या है। मेरा पहला क्रश, वो बात है हमारे स्कूल डेज की, वो बचपन और वो लड़कपन। जब बजती थी स्कूल की छुट्टी की घंटी, तब मेरे दिल में होती थी टुकटुकी। स्कूल में नहीं था मुझे बाहर जाना। क्यों? वो बाहर मिलती थी गोल गोल रस, चटपटी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, रस भरी, कुछ तीखी कुछ मीठी, पानी पूरी। ना ना, पानी पूरी ना नहीं था मेरा पहला क्रश, वो था पानी पूरी वाला। हाँ, ठीक सुना आप लोगों ने, पानी पूरी वाला। क्या मस्त पानी पूरी खिलाता था, इतनी करारी जैसी मुझे चाहिए बिल्कुल वैसी। जब भीड़ इकट्ठा होती थी दोस्तों की वहां पे, मन करता था पीट डालूं सबको। हटती नहीं थी लड़कियां वहां से पानी पूरी छोड़कर, पर फिर भी बंदा मुझे सबसे पहले पानी पूरी खिलाता था, इंतजार नहीं कराता था। और क्या चाहिए एक लड़की को। कभी अगर मैं पैसे लाना भूल जाऊं तो फिर भी वो मुझे बोलता था रहने दो, क्या करोगी, ऐसे ही खा लो। बड़ा प्यार आता था उस पर, इतने प्यार से तो मम्मी ने भी कभी नहीं खिलाया। पर दोस्तों, अच्छी चीजें और अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। धीरे धीरे स्कूल के दिन खत्म हो रहे थे और स्कूल खत्म, 12वीं की परीक्षा आ गई। फिर क्या था, कहाँ गए वो स्कूल की गलियां, कहाँ गया वो पानी पूरी वाला का डगरी। बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें रह जाती हैं। होठों से छुआ उसने
एहसास आज भी है। होठों से छुआ उसने, एहसास आज भी है। क्या पानी पूरी थी यारो, उसका स्वाद आज भी है। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम जेसी। You want a mic? Do you need the mic? Good evening, everyone. I am JC Richa Gupta, and today's my topic is मैं ऐसी ही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही हूँ। इस टॉपिक को मैं दो एस्पेक्ट्स में इस पे बात करूँगी। वन, मैं ऐसी ही हूँ, और दूसरा, मैं ऐसी नहीं रहना चाहती। हमारी क्या टेंडेंसी रहती है, पहले हम इस पे बात करेंगे मैं ऐसी ही हूँ। हमको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हमने फैकल्टी सर को देखा, उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, तो कोशिश करेंगे उनका ये स्टाइल हम कॉपी करते हैं। हमने एक पार्टिसिपेंट का, हमको स्टाइल अच्छा लगा, तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। व्हाई वी ट्राई टू कॉपी? हम लोग जो हमारा अपना नेचुरल स्टाइल है उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हैं? अगर भगवान को ऐसा लगता कि सब लोग एक जैसे होने चाहिए, तो सबको एक एक अलग गुण से नहीं नवाजता। यानी सबके अंदर उन्होंने एक जो यूनिकनेस दी है, हमको उस यूनिकनेस को अपने अंदर आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। उससे क्या होगा, जब हम उसको डे बाय डे एक्सप्लोर करते जाएंगे, वन डे डेफिनेटली हम लोग सोना बनेंगे। तो इसलिए जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड डू नॉट प्लीज ट्राई टू कॉपी द पर्सनैलिटी ऑफ अदर्स। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आज सुबह जब स्वाति मैम ने अपना एक स्पीच दिया था, तो उसमें मैम ने अपना जो उनका ओरिजिनल स्टाइल है उससे हट के थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करने की कोशिश की, तो मैम का अच्छा नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा आपका ठीक। बट अभी जब आपने अपना फाइनल दिया, यू वर ऑन योर ओन स्टाइल एंड यू रॉक्ड इट। सो फ्रेंड्स, प्लीज डोंट चेंज योर स्टाइल। एंड सेकेंड, जब हम खुद को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो हम दूसरों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हम अपनी फैमिली में, घर में, फ्रेंड्स में हमेशा व्हाट वी ट्राई, तुम अपनी ड्रेसिंग सेंस मेरे हिसाब से चेंज करो, तुम अपने बोलने का स्टाइल मेरे हिसाब से चेंज करो। क्यों? जब हम खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट करते, तो हम सामने वाले को क्यों नहीं वैसे एक्सेप्ट कर सकते? और दूसरा, मैं ऐसी नहीं रहना चाहती। मेरे अंदर फियर है, मैं उससे ओवरकम करना चाहती हूँ, और मैं पब्लिक फेयर, स्टेज फेयर से बाहर आना चाहती हूँ। उसी के लिए मैं यहाँ पे स्पीच क्राफ्ट में हूँ, एंड आई नो डेफिनेटली वन डे आई विल कम आउट ऑफ इट। और घर जाने के बाद मैं उसकी इतनी प्रैक्टिस करने वाली हूँ, नेक्स्ट डे जब सर, नेक्स्ट टाइम वेन एवर सर विल मीट मी, ही विल बी प्राउड ऑफ मी कि येस, ही वॉज फैकल्टी फॉर मी। एंड एट एंड आई वॉन्ट टू एंड माई कोट विद, ignore what people say, just say what you are and please be yourself. Thank you. I am J.C. Hemchandra Salodkar. Today, can we imagine our life without a social media or WhatsApp? Probably no. But आज से अगर 100 साल पहले की बात करें, तो आपने तो और हमने तो नहीं देखा, बट हम कई मूवीज में या कई स्टोरीज में सुनते हैं कि एक दरबारी होता था जो एक लेटर बनाता था और फिर वो लेके जाता था, दे के आता था। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। उसके बाद में कुछ समय बीता, हमको पता चला, समय बीतने के बाद में सलमान खान का जमाना आया, कबूतर वाला। फिर कबूतर का इस्तेमाल होने लगा अपने मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों तक। कभी कभी रॉन्ग कनेक्शन भी लग जाता था, तो गड़बड़ भी हो जाती थी। कबूतर का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि चिट्ठी, प्रॉपर चिट्ठी, पोस्टमैन का जमाना है, पोस्ट का जमाना है। पोस्ट के ज़माने में भी काफ़ी बहुत आसानी हुई पहले से, लेकिन दिक्कत ये हुई कि कभी कभी वो लेटर पहुंचने तक शादियाँ हो जाती थी, लव लेटर पहुंचने तक ऐसी भी दिक्कतें आती थी। फिर आपने देखा कई बार तो ऐसे भी होता था कि गलती से अगर पापा के हाथ में लग गई तो फिर नया ही कांड शुरू हो जाता था। फिर समय बीता, ईमेल का, फीमेल को ईमेल का जमाना आया। ईमेल के बाद में सोशल मीडिया आया, व्हाट्सएप आया, और आज हम इतने ज़्यादा स्पीड पकड़ चुके हैं कम्युनिकेशन में कि आप दुनिया के किसी भी कोने में इस व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा एनी टाइम आप कनेक्टेड रहते हैं। इसके काफ़ी सारे, जैसे कि हर चीज़ के कुछ प्रॉस और कॉन्स होते हैं,
इसके बहुत सारे फायदे आज हम इसको ले रहे हैं। कम्युनिकेशन बढ़ा, एक पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई, आप अपने फिंगर टिप्स से कभी भी किसी से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में टाइम बचा। ऐसे बहुत सारे फायदे जब हुए, तो जब भी कोई नई डेवलपमेंट्स आती है तो साथ में कुछ और भी उसके कुछ डिसएडवांटेज भी लेके आती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा काफ़ी सारा समय इस सोशल मीडिया में जा रहा है। हमारा इफेक्टिव, हमारी क्रय शक्ति कम हो रही है, वर्किंग टाइम कम हो रहा है। एक काम जो आधे घंटे में कर सकते हैं 2-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में वो डिस्टर्ब करता है, नए नए काम में आ जाते हैं, राइट। इसी को डिसएडवांटेज अगर हम देखें काम करने वाले लोगों के लिए, तो कम्युनिकेशन तो फास्ट हुआ लेकिन उनका टेंशन बढ़ा, क्योंकि आज कभी भी कोई भी आज ऑफिशियल व्हाट्सएप कर देता है और उसको आज मानना पड़ता है, मान्यता दी जाती है कि आपको भेजा था, आपने देखा क्यों नहीं, राइट। तो इसके कुछ उसके बाद आज देखो तो बच्चों में इस सोशल मीडिया के हाथ में लगने से कई सारी चीजें जो उन तक नहीं पहुंचना चाहिए थी वो पहुंच रही है, इजीली अवेलेबल है। कुछ गलत चीजें भी अवेलेबल है। ये सारी चीजें इसके साथ में हो रही है। अब आज अगर हम देखें तो सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड थिंग, व्हाट्सएप इज अ गुड थिंग, बट एनीथिंग विच इज इन एक्सेस इज ऑलवेज अ पॉइजन। और हमको उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपको सब लोग जानते हैं, आप क्या कर सकती हैं। आप एक व्यक्ति का खाना पका सकती है और साथ ही में वो इंसान को भी पका सकती है। तो वैसे ही हमारा जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप है, ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, बहुत हमारे लिए उपयोगी है, बट एट द सेम टाइम हमको इसको भी देखना पड़ेगा कि इसको किस लिमिट तक और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं जेसी गौरव बत्रा आप सभी के समक्ष में एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बोलने आया हूँ जो यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति जिससे गुजरा हुआ है, वो है वक्त के सितम। मैं इस जो सितम हर व्यक्ति ने झेला है, मैं 2 शब्दों के माध्यम से बयां करना चाहूँगा। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मैं समझता हूँ ये हर व्यक्ति फील करता है। हम जब हमारी प्रगति की ओर होते हैं, हम हमारे सक्षमता की ओर होते हैं, हर व्यक्ति हर चीज़ हमारे पास होती है और लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय बदलता है तो व्यक्ति बदल जाता है। जो आज हमारे साथ है वो मुंह फेर लेता है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति ये फील भी करता है। आपने नहीं किया तो आपके माँ बाप ने फील किया होगा। और यहाँ पे मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो मैंने मेरे बचपन से अभी तक जो यहाँ पे फील करी है। मैं भी बचपन में एक लोअर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, मराठी मीडियम पर से पढ़ा हूँ, फिर 9th-10th तब मैंने सेमी इंग्लिश में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन इंग्लिश का मुझे ई भी नहीं आता था। वहाँ पे वो मल्टीप्लाई बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मराठी में अभी तक मैंने गुणाकार सीखा था। तो जैसे हम आगे 9th स्कूल में हम गए, लोगों को थोड़ा बहुत समझता था, हमें कुछ नहीं समझता था। नंबर मिले मुझे बाइनरी में, प्रीलिमिनरी एग्जाम में, मैंने देखा यार ये अपने से हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर एक चैलेंज मैंने जरूर लिया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा तो किससे हो पाएगा। और मैंने आज उसके बाद मैंने इतनी प्रैक्टिस करी कि मैंने मुझे 10th के एग्जाम में बाकी सब नंबर्स मुझे 60 से नीचे थे और सिर्फ मैथमेटिक्स में मुझे 75 थे। और मैंने एक ठान लिया था यदि जो काम हम नहीं कर सकते तो वो काम कौन कर सकता है। और वक्त ही है जो हमें हमारी एक पहचान दिलाता है। और उस वक्त को हमने चैलेंज की ओर लिया। और फिनेंशियल क्राइसिस समय समय पर हर व्यक्ति देखता है। हम देखते हैं जब हमारे साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे साथ आता है तो व्यक्ति की ट्यून बदल देता है। लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस से हम कैसे बाउंस बैक करें और कैसे हम अपने आप को उस रूटीन में, उस दिशा में अपने आप को झुके, जिससे कि हम हमेशा हर पल मोटिवेटेड भी रहें और वक्त की जंग से हम लड़ते भी रहें। मैं आप सभी के समक्ष में कुछ पेश करना चाहूँगा कि समय बदलता है, वक्त बदलता है, समय बदलता है, इंसान बदलता है। जो समझता है हमसे, जो हमारे साथ, वो कभी नहीं करता हमसे बात। लेकिन आज वक्त के साथ बाउंस बैक कैसे करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैंने अपने जीवन में इसको अपनाया और मैंने समय समय पर ये चैलेंज लिया। और मैंने आज जो सर को भी देखा, पायलट फैकल्टी सर ने कल एक ही कहानी बताई थी। मुझे एक व्यक्ति ने बोला था भाई तू भी आ गया, ये सबसे मुझे इंस्पायर किया। मैंने सर से मिला, मैंने सर को बोला सर मैं भी एक पायलट फैकल्टी के रूप में मैं आगे आना चाहता हूँ।
और मुझे मौका मिला अपने शब्दों को बयां करने का। मैं 2 लाइन से मेरी स्पीच को खत्म करना चाहूँगा। बाउंस बैक करने के लिए ये शब्द हमेशा हमें सभी को याद रखना है। नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। चैलेंजर्स हम सभी के साथ आएंगे, वक्त बिगड़ेगा, लेकिन वक्त को बाउंस बैक करने के लिए, वक्त के चैलेंज को बदलाने के लिए नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो हमें सिर्फ दिशा बदलनी है, रिजल्ट हम अपने आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों गुड इवनिंग, मैं राहुल राजकोटिया आपको तहे दिल से नमस्ते करता हूँ। दोस्तों, क्या किसी ने सोचा था कि एक ऐसी बीमारी आएगी जो पूरे विश्व को नष्ट कर दे, तबाह कर दे? क्या किसी ने सोचा था? क्या किसी ने सही में सोचा था? यस या नो? मैं उसी बीमारी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कोरोना के रूप से हमारे सामने है। कोरोना आज घर घर का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, एक 2 साल का बच्चा भी बोलता है कि कौन सी बीमारी है बेटा, तो बोलता है कोरोना। लेकिन उसके पापा, जिस देश में हम भारतवासी रहते हैं, उसी देश का पापा उसको बोलता है बेटा कोरोना से डरो ना। आप सोच रहे हो दोस्तों मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें भारत ने इस कोरोना को बदल दिया। कोरोना का लॉकडाउन का उस समय की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब हर एक व्यक्ति सुबह अपने घर से जब निकलता है, अपने दुकान की ओर देखता है, प्रणाम करता है और भिड़ जाता है अपने काम, अपने क्लाइंट्स को फ़ोन लगाता है, उसके रूटीन के बारे में पूछता है, वो पेमेंट कब मिला रहा है, दे रहा है, उसके पास में एडजस्टमेंट है कि नहीं, उसके बारे में बात करता है, उसके यहाँ जो स्टॉक पड़ा है उसके बारे में बात करता है। और ऐसा ही चलते रहता है पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में। और जिस घर में इस बीमारी ने एंट्री की, वो अपने बिजनेस को संभालते हुए, अपने घर को संभालते हुए, वो अपने माँ पिताजी की सेवा करते हुए इस बीमारी से लड़ा। और इसमें उसको साथ दिया उसके परिवार ने, उसके समाज ने, उसके देश ने। और ये क्रांति हुई हमारे एक पहल की वजह से, जहां हमने देखा कि सब लोग इकट्ठा होकर सब कर, और ये परिवर्तन सभी जगह हमें नजर आया। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव परिवर्तन। कोरोना के साइड इफेक्ट रियल में हमारे लिए एक वरदान साबित हुए, और ये वरदान ऐसे साबित हुए कि जहाँ देखा वहाँ पे एक हरियाली छाई, जहाँ खून का रंग दिख रहा था वहाँ पे हमारे इंडिया ने अपना चश्मा ही बदल दिया। हमारे लिए इंडिया से 3 वैक्सीन तैयार हुई और वो पूरे विश्व में छा गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना था कि वो डिजिटल क्रांति लाना चाहते थे। लॉकडाउन में इस डिजिटल क्रांति ने आविष्कार बना, नए स्टार्टअप आए, हर देश में नाम गूंजा, और इसमें सपोर्ट दिया हमारे यंग ब्रिगेड मतलब जो देश की सेना संभाल रहे थे। ऐसे बहुत सारे आविष्कार हमारे देश में हुए। और जाते जाते एक ही शब्द मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो दुनिया है ये अपने चश्मे से देखनी चाहिए, दूसरे के चश्मे से नहीं। और हम वो भारतवासी है जिसने दिखा दिया कि हम अपना चश्मा जो है वो खुद बनाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। लोगों का हुआ विद सर्स परमिशन मैं एक प्रिविलेज लेना चाहती हूँ। ये बॉल मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन मैं इसे अपनी कलर्स टीम की निशा मुरारका को देना चाहती हूँ फॉर बीइंग अ वंडरफुल। और ये बॉल जो मेरा है, थैंक यू। दिस इज मनोज जिंदल, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो सुनाने के बाद आपको कुछ गुनगुनाने का मन करेगा। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए। बारिश का मौसम का जादू आपको पता ही है। जब बारिश का मौसम आता है
तो हर दिल को अपना बचपना याद आ जाता है। जब घर के आंगन में पानी बहता है तो जहाज चलाने का मन करता है। बारिश का मौसम, जब मोर घनघोर घटा देखता है तो उसका दिल नाचने का मन करता है। मोर दूसरों को देख के बहुत खुश होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पे उनको धारण करते हैं। बारिश के मौसम के बाद ठंड का मौसम आता है। ठंड के मौसम में हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ का मौसम है। हेल्थ में आप खाना अच्छा खाते हैं, कई प्रकार की रोटियां खाते हैं। उसके बाद आता है गर्मियों का मौसम। गर्मियों के मौसम में मई फॉर मायका, बच्चे और उनकी माँ अपने मायके जाते हैं, नाना नानी से मिलते हैं, मामा से मिलते हैं। उसके बाद आता है मौसम में, अगर आप कश्मीर जाते हैं और उसके मौसम का जादू देखते हैं, वहाँ पे कश्मीर में ठंड के मौसम में पूरी कश्मीर पूरे वाइट चादर जैसा बिछ जाता है। उसके बाद अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो कश्मीर हरा हो जाता है। अगर गर्मी के मौसम में जाते हैं तो वो पूरा फूलों से महक जाता है। तो इसीलिए अपने तिरंगे का 3 कलर का रंग है। दोस्तों, मौसम का जादू हर दिलों को भाता है। मौसम का जादू है मितवा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जेसी आरती मित्तल। मुझे बहुत ही वंडरफुल टॉपिक मिला है, दोस्ती। मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दोस्ती कैसे होती है, दोस्ती कब होती है, दोस्ती किससे होती है, और क्या सही में दोस्तों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है। तो ये टॉपिक के पहले मैं अपने स्पीच का शुरुआत एक शायरी के साथ करना चाहूँगी। लकीरें तो हमारी भी बहुत ख़ास है, लकीरें तो हमारी भी बहुत ख़ास है, तभी तो बहुत ही लाजवाब दोस्त हमारे पास है। तो दोस्ती कैसे होती है? एक बार एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या है। तो दूसरे दोस्त ने बहुत ही मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती होती ही कहाँ है। दोस्ती तो निस्वार्थ भाव से होने वाली जो चीज़ होती है उसे दोस्ती कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हम सब कोई टीवी देखते हैं, हमने एक बच्चे का ऐड देखा है सर्फ एक्सेल वाला। वो बच्चा स्कूल जाता है तो वो कीचड़ में गिर जाता है और फिर उसके पीछे से जो 2 फ्रेंड्स आते हैं, बोलते हैं मम्मी डांटेगी। तो वो बच्चा सडनली उसके जो 2-3 फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे कीचड़ में गिर जाते हैं। मतलब जो बचपन की दोस्ती है इतनी नेचुरल होती है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं शायद ही कोई मतलब 100% में से 50% लोग ऐसे रह जाते होंगे जिनके पास ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। अब दोस्ती कैसे होती है, मेरा दूसरा टॉपिक है दोस्ती कैसे होती है। हम लाइफ में एम्पल ऑफ पीपल्स कितने लोगों से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन क्या हर कोई हमारा दोस्त बन जाता है? नहीं। जहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी दिल से दिल के कनेक्शन जहाँ जुड़ते हैं, जहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मैच करता है, बस वहीं दोस्ती हो जाती है। चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, अगर उस इंसान से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो हम कितना भी कोशिश करें उससे अपना फ्रेंड बनाने का, हम नहीं बना पाएंगे। मेरा थर्ड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स। तो बरमूडा फ्रेंड्स जो हमारे हॉस्टल वाली लाइफ होती है, बिल्कुल बरमूडा पहन के निकल गए, पोहा खाने चले गए, खूब बातें करी, सब किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दोस्ती खत्म। लेकिन जो नेचुरल फ्रेंडशिप, जो बचपन की फ्रेंडशिप, जो सुदामा जी और कृष्ण जी की थी, जो सुग्रीव और राम जी की जो दोस्ती थी, वो दोस्ती हम कभी नहीं भुला पाते हैं। तो दोस्ती के बिना हमारा जीवन बिना ऑक्सीजन के होता है। जैसे डेजर्ट बिना प्लांट का होता है, वैसे जिसके ज़िंदगी में ट्रू फ्रेंड्स नहीं हो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल डेजर्ट जैसी होती है। लास्ट सर मैं अपना कंक्लूड एक सॉन्ग के साथ करना चाहूँगी। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो
ज्ञान दे देती हूँ ऐसा स्प्रिंकल वाला। तो मेरा टॉपिक है दुनिया गोल है। साथियों, दुनिया गोल है, बस भाई यही तो झोल है। जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वही हमारा अंत होता है। जैसे इंसान समझता क्यों नहीं है कि जहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं वहीं से अंत है। भाई रखा कुछ नहीं है इस दुनिया में, सारी दुनिया जहाँ से शुरू हुई है वहीं ख़त्म होने वाली है। इसीलिए घमंड ना करो, बस कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। यही एक ज्ञान है। और इस विषय को मैं समझाने के लिए 3 तरीके से बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये जो भूगोल, भू प्लस गोल मतलब धरा, जमीन, ये गोल है। कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि ये गोल है। जिस चीज़ का हम अध्ययन जमीन के रिलेटेड बातों के लिए करते हैं उसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। जिसमें हम जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा और भी जो बाकी 8 ग्रह हैं वो सभी 9 ग्रह सारे गोल हैं। सिर्फ शनि ग्रह एक ऐसा है जिसमें छल्ले हुए हैं, लगे हुए हैं, वो गोल नहीं है। ऐसे ही और भी कुछ बातें हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कर्म अगर हमने जो किए हैं, आज जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो रिमाइंड होकर वो वापस आते हैं। मतलब न्यूटन का एक लॉ होता है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमने किया है, जो हम जैसे बॉल फेंकते हैं तो वापस रिवाइंड होकर आती है जब वापस कहीं से टकराती है। तो ये न्यूटन का लॉ भी वहाँ पर फिट बैठता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है ये गोल है, इसमें अच्छे कर्म करते जाओ। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो वाकई हमें उसका रिवाइंड बराबर मिलेगा। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जीवन अनमोल है और इस जीवन का ध्यान रखें। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐड आती थी टीवी में, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया 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 लाया। मतलब जो तोहफा जो हम स्टार्ट करते थे तो वो एंड में पता चलता था कि लास्ट में हमारे पास ही आ रहा है। तो ये जो दुनिया गोल है ये यहीं पे साबित होता है कि इसी तरह से दुनिया गोल है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं जेसी डॉक्टर संगीता गुलाब फ्रॉम जेसी नागपुर। बीइंग अ डॉक्टर मुझे टॉपिक ही ऐसा मिला है, मास्क एंड मेकअप। आप ही बताइए, मास्क एंड मेकअप है कोई तालमेल? शायद नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, मेकअप इज एन आर्ट, मेकअप इज अ पैशन, मेकअप इज अ एक्सप्रेशन। इतनी सुंदर बातें कही गई हैं इस मेकअप के बारे में, और कौन नहीं जानता मेकअप क्या है। मेकअप क्या है? मेकअप तो लाली है, लिपस्टिक है, फाउंडेशन लगा लिया और निखर गई। क्या हुआ इस मेकअप की वजह से? मेकअप हमारा व्यक्तिमत्व निखारता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और जो काम हम करने जा रहे हैं सामने वाला देख के ही हमें खुश हो गया, और हमारे जो काम है वो चलते फिरते यूं ही बन जाते हैं। हाफ डन वर्क हो जाता है अच्छे मेकअप की वजह से। लेकिन इस अच्छी चीज को, इस मेकअप को कुछ दिनों से लग गया है ग्रहण। क्या है ये ग्रहण? तो ये है कोविड का ग्रहण। जैसे ही कोविड आया है इसने हम सब के चेहरे पे मास्क चढ़ा दिया है। अब आप बताइए, जो मेकअप आप करते थे अब आपको लगने लगा है क्यों मेकअप करें, सब तो ढक जाना है, सब तो ढक जाना है इस मास्क की वजह से। क्यों लगाए लाली और क्यों लगाए लिपस्टिक, सिर्फ मास्क ही तो चढ़ाना है। बट ऐसा नहीं है। ये जो मास्क है ना, ये मास्क आपको ये जीवन है। आज के दौर में ये मास्क आपका जीवन है। आप अगर लगाओगे मास्क तो ही आप रहोगे खास, आपकी तबीयत रहेगी खास, क्योंकि ये मास्क आपको बचाएगा उस खतरनाक बीमारी से जो आपकी जो जानलेवा बीमारी है, जिसने चारों तरफ कहर मचाया है। और ये जो मास्क है ये डॉक्टरों का मेकअप है। ये एक ऐसी ज्वेलरी है जिसे चढ़ाने के लिए डॉक्टर 10 साल मेहनत करते हैं, तब जाके ऑपरेशन थिएटर में जाके वो मास्क चढ़ा पाते थे। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको ये मास्क चढ़ाने का अवसर मिल रहा है। तो
सलाह है आपको भाई और बहनों, अगर कोरोना से करना है ब्रेकअप, अगर कोरोना से करना है ब्रेकअप, तो पहनिए मास्क एज अ मेकअप। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जेसी प्रणीता शाहू फ्रॉम जेसीआई नागपुर शिखर। मेरा टॉपिक है ऐसा मेरे साथ ही क्यों। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कुछ लाइन से। खुदा से कहिए कि मेरी मुश्किलों से कहिए मेरा खुदा बड़ा है। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ ऐसी परेशानियाँ आती है जहाँ पे हम इस असमंजस में पड़ जाते हैं, कितने भी खुश मिजाज क्यों ना हो, कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं आकर एक पार्ट पे ऐसे रुक जाते हैं जहाँ पे हम लोग ये बार बार सोचते हैं कि यार ये सब कुछ तो इसके साथ में नहीं हो रहा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा। बहुत सारे हम अपने लाइफ से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ, हाँ जैसे आज अगर कोरिलेट करूँ कि टॉपिक कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे ये टॉपिक क्यों मिला, जबकि इतने सारे टॉपिक्स अच्छे अच्छे सबको बट गए, फिर मुझे भी तो कोई अच्छा टॉपिक मिल सकता था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा मेरे साथ ही, दैट्स गुड एंड बेटर, कि मैं इसे बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। हम लोग जब ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, तो हम लोग ने ये सोचना चाहिए कि हमसे बुरा जो है, हमसे नीचे जो है, हमें उन्हें देखना चाहिए कि यार वो हमसे कितनी ज़्यादा परेशानी में है, वो हमारे से और ज़्यादा कितने तकलीफ में है। जब हम लोग उनके साथ अपना कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग ये डेफिनेटली पाएंगे कि हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास में बहुत सारे वे हैं जहाँ से हम जा सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं, हम उस तरीके से बाहर आ सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक स्टोरी है, मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि तीन बच्चे हैं और तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तीनों की एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग अलग है, बट चाहत सबकी एक है। एक बच्चा जिसके पापा बहुत अमीर है, मर्सिडीज में वो छोड़ने आते हैं, तो दूसरा बच्चा साइड में होकर देखता है कि यार इसके पापा कितने अच्छे हैं, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास में कितने सारे लोग हैं, नौकर चाकर है। मेरे पापा के पास में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा ने मुझे बड़ी स्कूल में डाल तो दिया, पर वो मुझे साइकिल से छोड़ने के लिए आते हैं, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो बड़ा जो दूसरा बच्चा है जो मर्सिडीज में आता है, वो सोचता है यार इसके पापा कितने अच्छे हैं, इसके पापा ऐसे छोड़ने आते हैं, मेरे पापा को तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरी टीचर कौन सी है, मेरे स्कूल का टाइमिंग क्या है। तीसरा बच्चा जो थोड़ी दूर पे खड़ा है, वो ये सोचते रहता है कि ये दोनों कितने लकी है, इनके पास माता पिता है, इनके पास पैसा है, मेरे पास ना माँ बाप है ना घर है। हम लोग जब हमारा कंपैरिजन किसी और से करते हैं, किसी ऐसे इंसान से जिनके पास में हमारी चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें उभार के देता है कि हमारे पास क्या नहीं है और हमारे पास क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि मेरे जो 3 कोर्स है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, कि आप ये सोचिए, जो कृष्ण जी कहते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। Good evening all. Myself JC नीलमणि गुप्ता from JCI नागपुर। सब आप लोगों को अच्छे से पता है कि अब बैठे बैठे बोर हो चुके हैं सारे। कल से 2 दिन से यहाँ पे, ऊपर से लॉकडाउन का टाइम है, 1.5 साल से सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। चलिए अब कुछ इसको इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग वेकेशन के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहेंगे सर? मेरी ड्रीम प्लेस है गोवा। वाह सर, वाह, वेरी नाइस। मैम आप कहाँ जाना चाहेंगी वेकेशन के लिए? और मैम आप? दुबई। वाह, बट ये सोचने में कितना अच्छा लग रहा है, हम खैली पुलाव पका रहे हैं सारे यहाँ बैठ के, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन जा कहीं नहीं सकते, और रहना इसके अंदर ही है और सर के अंडर में रहना सब। तो मेरा टॉपिक है छुट्टियों में गोवा। सोच के तो बहुत मन कर रहा है, सबके देखिए चेहरों पे ही सुन के हंसी आ गई है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमको। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा आपको उसके लिए, कि बचपन में जब सबकी अपना होता था ड्रीम की कहाँ जाना है कहाँ जाना है, मम्मी से पापा से कहते थे वेकेशन पे जाना है, वेकेशन पे जाना है। वो क्या कहते थे, चलो बेटा नानी के घर चलेंगे वहाँ पे। तो एक तो वहाँ पे हमारा दम घोट आ गया कि भाई चलो ये होता है, कोई बात नहीं। और उसके बाद हम स्कूल में आए, स्कूल में फिर पैसे नहीं होते थे, तो कहाँ जाते थे, चल भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के घर चले जाते थे, चलो वहाँ जाके वेकेशन मना लेते, संडे अंडे जो होता था। अब आए हम कॉलेज में। कॉलेज में क्या हुआ, पैसे की तंगी पता है सबको, कॉलेज लाइफ में हॉस्टल लाइफ में क्या होता है, पैसे नहीं होते किसी के। तो फिर ये हुआ कि चलो गोवा का प्लान बनाते हैं सारे मिलकर। जैसे तैसे हमने 6 महीने में पैसे इकट्ठे किए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, और ये हो कि थर्ड सेमेस्टर ब्रेक में गोवा चलेंगे सारे, लेट्स गो टू गोवा। अब हम एक बैठ के प्लान बना रहे थे, उसमें मेरे दोस्त ने मुझे
उदाहरण एग्जाम्पल दिया था। कहता है तो मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। एक बार कहता है कि एक बंदा भगवान के पास जाता है, कहता भगवान मेरे पास कुछ नहीं है। कहता है ठीक है, कहता भगवान मेरे पास ये ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास बंगला है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करूँ? मेरे को कुछ तो एक ऐसी चीज़ दे जिससे कि मतलब मैं लगे मैं यहाँ कुछ हूँ, टीचर नहीं हूँ, और लेकिन भगवान कहता है जा तेरा मिजाज शाहाना बना दिया। वाह, वो कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब हालत फटीचर और मिजाज शहाना। तो उसी से हम लोगों का जैसे कॉलेज वाले दोस्तों का ये हाल है, पैसे कुछ भी नहीं, कहते चलो गोवा चले। तो इस तरीके से हमने गोवा का प्लान बनाया सब लोगों ने, और फिर जैसे तैसे करके पहुँचे गोवा। अब दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट ली, वहाँ पहुँचे आराम से, और 2 दिन का हमने बनाया था पैसे के कारण। और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमारे कुछ दोस्त होते ही शरारती, उसमें उन्होंने अपना पूरा एक प्रोग्राम बनाया, नाइट सेट की अच्छे से, और उन्होंने अपना 2-3 बोतल खाली करके, और अगले दिन सुबह जब उनकी हालत ख़राब हुई, टाइट हुई, तो उनका हम पास के मतलब वहाँ पे पूछा सुबह कि कोई डॉक्टर है किसी के पास, लेके गए वहाँ पे। तो जब उन्हें वहाँ पे लेके गए तो एक वहाँ पे 60 साल की एक लेडी थी डॉक्टर, उन्होंने बड़े मज़े से जब उसको हमने मैंने कहा मैम एमरजेंसी है, हमारे 2 दोस्त हैं उनको वॉमिटिंग हो रही है, बहुत परेशान है। हमने सोचा उनको मैडम को नहीं बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैडम कहती ठीक है, तो उनको मैडम दिखती ही समझ गई, उनके यहाँ तो डेली आते थे केस। कहती अच्छा इन्होंने काला पानी पिया है क्या यहाँ का? हमने कहा नहीं मैडम काला पानी नहीं, रात में कुछ ज़्यादा खा लिया था, इस वजह से उसको वॉमिट हो रही है। मैडम कह रही बेटा मेरी जो उम्र हाल मैंने सफ़ेद ऐसी नहीं की है, इस उम्र में जो है यहाँ पे जितने आते हैं ना, आप तो यहाँ पे मतलब जो भी केस आपको लग रहा है पहला केस है, यहाँ पे मेरे पास दिन के 10 केस आते हैं जिनको वॉमिट खाने की वजह से होती है, और वो यहाँ का काला पानी पीते हैं, उस वजह से हुई है। तो उन्होंने हमसे बताया वापस कि 2-3 तरीके की चीज़ें वहाँ फेमस है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्ते फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी के जज्बे को सलाम करना चाहती हूँ, जो जीतने का जज्बा लेके आप सब आज के इस स्पीच क्राफ्ट में आए। जी हाँ, इसी जज्बे के बारे में आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ, जिस जज्बे के साथ आपने आपका स्पीच क्राफ्ट का फॉर्म भरा। उस समय हमें क्राइटेरिया नहीं पता था कि 70% पासिंग है, लेकिन हमें हमारे ZTWS के लिए चाहिए था, ये हमारे अंदर जीतने का जज्बा था जो हमें यहाँ तक लाया। दोस्तों, मैं आपको उन दिनों में लेके जाना चाहती हूँ जिस समय हम छोटे छोटे बच्चे थे। उन दिनों में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे और बड़ी बड़ी शरारतें करते थे, उन दिनों में जिंदगी कितनी सरल हुआ करती थी, कितना आसान था जीना। लेकिन हमारी समस्या उस समय भी बड़ी बड़ी थी, लेकिन उस बड़ी बड़ी समस्याओं को हम चुटकियों में हल कर लेते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास हमारा बवंडर नहीं था। दोस्तों, बदलते समय के साथ हमारी समस्या बढ़ती चली गई, हमारे जीने का तरीका बदलता चला गया, जिंदगी का रुख बदल गया। इस बदलते रुख के साथ हमने एक धारणा बना ली है कि हमारा जो सुख है, हमारा जो अपना व्यक्तित्व, हमारा जो पर्सनल सुख है, वो हमारे लिए एक समुंदर हो चुका है, जिस समुंदर में बस हम बहना चाहते हैं, और हमारा जो दुख है वो हमारे लिए हमारा बवंडर बन चुका है, जिस बवंडर से हम सभी लोग बचना चाहते हैं। पर क्यों बचना है हमें उस बवंडर से? जब तक वो बवंडर ही नहीं होगा तब तक क्या जीने में कोई मजा होगा? अब मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ उस 2019 में, जिस 2019 में हमने एक बहुत बड़े बवंडर के बारे में सुना। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है यहाँ पे। कोविड-19 2019 में हमारे देश में था, देश में नहीं था, हमारे विश्व में था, क्योंकि हमने सिर्फ उसके बारे में सुना था, उसकी चर्चाएं चालू थी। लेकिन वो 2020 था जिसमें हमने कोरोना को रूबरू देखा, उसकी पहली लहर, उसकी दूसरी लहर। वो लहरें इतनी भयंकर थी, इतना बड़ा बवंडर था हमारे लिए, लेकिन हमारा जीतने का जज्बा था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के साथ मिलके हमने हमारे यूनिटी को लेके हमने लॉकडाउन लगाया, हमने उससे लड़ने की चाह रखी। हमारा वो जीतने का जज्बा था जो हम हमारी पहली चेन, फर्स्ट लेयर ऑफ कोविड-19 को हम तोड़ सके। उसी के बाद सेम तरीके से हमने दूसरी भी की। अब हमें नहीं पता कि तीसरी कब आ रही है, कैसी आ रही है, तो क्यों उस छोटी सी बात को इतना बड़ा बवंडर बनाना है? हमें आज में जीना है, बस बिल्कुल उसी तरीके से जिस जज्बे के साथ हमने हमारे कोविड को हराया है, बस उसी तरीके से हमें ये 70% पासिंग के डर को भी हराना है। और हमें उसी जज्बे के साथ इस स्पीच क्राफ्ट को कंप्लीट करना है। वही हमारा जीतने का जज्बा जो हमारे पायलट फैकल्टी सर में था
जिन्होंने उन्हें NTTS कराया और आज वो हमारे पायलट फैकल्टी हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से एक वादा चाहती हूँ कि जिस जज्बे के साथ हमने ये स्पीच क्राफ्ट शुरू किया, उसी जज्बे को हम बरकरार रखें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हम सभी की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है एक उम्र होने के बाद कि एक व्यक्ति हमारे लाइफ में जुड़ जाता है। जब वो व्यक्ति हमारे लाइफ में जुड़ जाता है तो पहले कुछ साल तक, 1 साल तक वो हमें बिल्कुल चंद्रमुखी जैसा लगता है। दूसरा साल आता है तो वो हमें सूर्यमुखी जैसा लगता है। अब तीसरा चौथा साल बीतते तक वो हमें ज्वालामुखी लगने लग जाता है। अब इस ज्वालामुखी को शांत कैसे रखना है, इस बारे में मुझे टॉपिक मिला है। मेरे लाइफ में ही कुछ ऐसा हुआ था। मेरी चंद्रमुखी ज्वालामुखी बनते जा रही थी और बनते बनते एक दिन मैंने ऐसा सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं इसे मूवी लेके चलता हूँ। तो बड़े मुश्किल से मैंने मूवी जाने का प्लान बनाया। मेरे वाइफ को मैं मूवी लेके गया। हम मूवी गए, बैठे दोनों, मूवी स्टार्ट हो गई। और मूवी स्टार्ट होने के बाद में वो मेरे पास में थोड़ा करीब में आके बैठी और उसका स्टार्ट हो गया कि तुम्हारी मम्मी ऐसी बोलती है, तुम्हारी सिस्टर ऐसी बोलती है, मेरे साथ में तो ऐसा होता है, मेरे साथ में तो वैसा होता है। अब जो पीछे वाला था वो मुझे बार बार बोला था, भैया जरा, भैया जरा। वो मैं तो शांति था वैसे ही। इंटरवल हुआ, बाइक उठी, पीछे पलटी, उसके तरफ ये नज़र से देखा। उसके बाद में उसने कुछ बोला नहीं, ना मैंने कुछ बोला। हम घर आए। अब घर आने के बाद में मेरे दिमाग में वो बात चलने लगी कि यार अब क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी कि जिससे ये जो ज्वालामुखी है ज़रा शांत रहे। अगले संडे मैंने सबसे पहले एक अच्छी ट्रिक्स लगाई, उसको घर से लिया और उसके घर में छोड़ के दिया। उसके बाद से मैं हर बार हर संडे एक ही काम करता हूँ। सबसे पहले तो उसे घर से लेता हूँ, उसके घर में ड्रॉप करता हूँ और फिर घूम के आ जाता हूँ। ये पहली ट्रिक है, बहुत बढ़िया। सेकंड ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कुछ मत कीजिए, सुबह जैसे ही हम उठते हैं सबसे पहले उसको बोलिए क्या चाय बनाई है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। खाना बन जाता है, खाना खाते समय फिर से एक बार बोलिए बहुत बढ़िया खाना बन गया है, बहुत ही अच्छा। एक बार जरा खाने में नमक ज़्यादा हो गया था, मुझे पता चला, मैं कुछ नहीं बोला। उसने पूछा खाना ठीक है? बोला हाँ खाना ठीक है, बस थोड़ी सब्जी कम हो गई, नमक ज़्यादा। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं जेसी कृणाल झलके फ्रॉम JCI नागपुर नक्शल। आज के सेशन के लिए मुझे एक अच्छा सा टॉपिक मिला। उस टॉपिक का नाम है लाइफ इज ब्यूटीफुल, अपना जीवन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बैठे हुए सभी पार्टिसिपेंट जो मेरे दोस्त बने हैं काफ़ी दो दिनों से, उनको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे बैठ के क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन खूबसूरत है, या आपको अपना जीवन खूबसूरत बनाना चाहते हो? आप चाहते हो आप आपका जीवन खूबसूरत बनाना? तो पिछले 2 दिनों से फैकल्टी सर ने यहाँ पे जो छोटे छोटे मोमेंट्स हमको सिखाया है, उसको हेल्प लेके हमने हमारा ऑलरेडी जीवन खूबसूरत किया। किसी ने ज़्यादा खाना खाकर अपना जीवन खूबसूरत किया है, किसी ने वो लाफ्टर की जो प्रोसेस होती है वो कर अपना जीवन खूबसूरत किया है, किसी ने किसी के साथ डांस करके अपना जीवन खूबसूरत किया है। तो इसी खूबसूरत जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरी दोस्त थी। हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए शाम अपनी छत के तरफ देख रहा था। उसके कमरे में एक शांति सी छाई हुई थी।
सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी। कमरे के बाहर दरवाजे के ऊपर लाल रंग में आईसीयू लिखा था। काफ़ी दिनों से कोरोना की वजह से वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसके मन में उसके जीवन के प्रति जो एक इच्छा जाग उठी थी, तो उससे उसकी इच्छा ने उसको जिंदा रखा और उसने कोरोना पर मात करके अपने जीवन को जारी रखा और एक उसने जिंदगी जीने की एक चाह रखकर वो जिंदगी से उभर कर आया। तो ऐसे ही चाह हम अपने जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी सफल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग पैदा होने से मरने तक जितना भी सफर तय कर पाते हैं, उस सफर में हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कभी जिंदगी को बेहतर बनाने में अगर आप असफल होते हो, कभी कभार आपको लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ अपनी जिंदगी को सफल करने के लिए वो पूरा हो नहीं पाता है, तो दिल पर हाथ रखकर अपने खुद से बोलिए कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपकी जिंदगी है, आपको ही उसको खूबसूरत बनाना है। जिंदगी जीते समय जो छोटे छोटे मोमेंट आपकी जिंदगी में आते हैं, उसको जीकर अपने आप की जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। तो सभी मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट, मेरे दोस्त लोग, जाते जाते मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, इससे प्यार करो। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार करो। अगर रात आए तो सुबह का इंतजार करो, अगर रात आए तो सुबह का इंतजार करो। आएगा पल वो जिसका तुमको इंतजार है, आएगा पल वो जिसका तुमको इंतजार है। बस खुदा पर भरोसा रखो और वक्त का एतबार करो और वक्त का एतबार करो। धन्यवाद। थैंक यू वन एंड ऑल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जेसी अजय तिवारी हूँ। मुझे आज जो टॉपिक मिला है वो है मैं और मेरी वो। अब दीप सर, वो कुछ भी हो सकता है। तो चलो मैं आपको कुछ पीछे लेके चलता हूँ, करीब 13 साल पीछे, जब मेरे घर का निर्माण कार्य बड़े जोरों से चल रहा था। तो साहब वहीं एक कोई मौसी बोलते थे, वो मुझे वहीं दिखी। अब दिखी तो जब वो कभी वो मुझे देखती, कभी मैं उसे देखता, लेकिन मैं जब उसके तरफ देखता तो उसके कदम रुक जाते, वो वापस चले जाते। फिर ऐसा ही 1-2 दिन सिलसिला चला। फिर मैं उसको उठाया और अपने घर लेके चला गया। मैंने अपने घर वालों से, अपने परिवार के सदस्यों से उसको मिलाया। तो साहब क्या बात थी, उसको देख के घर के सारे लोगों के दिल पिघल गए और उसको अपना घर का सदस्य बना लिया। अब जब उसको अपना सदस्य बना ही लिया तो सर उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने प्यार से सबको अपना बना लिया। मेरी जॉइंट फैमिली में वो इस तरह एक बाहर के जैसे आई और सारे घर को महका के रख दिया। एक वाक्य और सुनाता हूं दोस्तों उसका। काफी पहले हम लोग सब पूरा परिवार उसको अकेला छोड़कर शादी में चले गए। मस्त 2 घंटे बिता के जब हम घर पे आए तो हमने देखा सारा घर बिखरा हुआ था। वो गुस्से से आग बुझला थी, उसकी आंखें अरे ऐसा करती थी जैसे वो मानो अभी मुझे खा गया। लेकिन दोस्तों मैं जब उसके पास गया और अपने बाहों में उसको भर लिया तो उसका सारा गुस्सा मानो ठंडा हो गया। साहब मैं क्या बताऊँ आपको, वो इतना प्यार करती थी मुझसे, मैं उससे बहुत प्यार करता था। शायद ऐसा प्यार करने वाली मुझे कभी नहीं मिलती। दोस्तों वो मेरे बगिया का एक प्यारा सा टुकड़ा थी। वो दोस्तों और कोई नहीं, मेरी डॉगी, जी हाँ टफी थी। लेकिन अफसोस है कुछ महीने पहले वो मुझे छोड़ के चली गई। दोस्तों मेरी इस बात से शायद आप सब यहाँ जो बैठे हैं सब सहमत होंगे। हम इंसान जानवरों से प्यार जरूर करते, लेकिन जानवर शायद हमसे ज्यादा प्यार करते। बस मैं यही कहना चाहता हूँ
कि ऐसा प्यार के जज्बे को खत्म मत होने दीजिए। हम स्ट्रीट डॉग्स जो भी है उसे अपना बनाएंगे, प्लीज उसे अपना बनाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स लोगों का, कलीग फ्रेंड्स का, जिन्होंने इतना अच्छा वेलकम मेरा किया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। मैं जेसी गुरप्रीत तुली आप सभी को नमस्कार करती हूँ। गाना है जो डर गया वो मर गया और जो लड़ गया वो जीत गया। शायद आप मेरे इस गाने से समझ चुके होंगे कि मेरा टॉपिक क्या है। अभी तक हम सुबह से शाम तक के वही टॉपिक के आगे पीछे घूम रहे हैं, वही टॉपिक हमारे आजू बाजू में घूम रहा है और वही डर हमारे अंदर अभी भी है। हम अपने आप को कितना कंट्रोल करते हैं और कितना अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए। कोरोना में कुछ तो कोरोना, ये मेरा टॉपिक है। कोरोना से वही जीता है जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव है और जो माइंड से स्ट्रांग है। इस चीज से हमने अगर कुछ नेगेटिविटी ली है तो कुछ पॉजिटिव भी हमारे पास आए हैं। हम हमेशा ये क्यों देखते हैं कि उसके अंदर में सिर्फ हमने नेगेटिव, अरे बीमार है, डर है, बाहर नहीं जा सकते, कहीं घूम नहीं सकते, घर के अंदर पूरा प्रिकॉशन, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने दोस्तों से नहीं मिलना है। लेकिन हमने ये देखा है कि उस स्थिति में भी हम आज जो टाइम अपने परिवार को नहीं दे सके वो हमने अच्छे तरीके से अपने परिवार को कोविड में दिया है। हमने अपने परिवार के सब शिकवे गिले को दूर किया है, क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते हैं, जिनका जॉब ही ट्रैवलिंग है, उन्होंने 2 दिन भी हफ्ते के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नहीं दिए। और हमेशा से फैमिली में लड़ाई होती है। वाइफ कहती है आप तो बाहर ही रहते हो, कभी आपने सोचा है कि मैं बच्चों के साथ कैसे रहती हूँ? ये बच्चे आपको याद करते हैं पर आपके पास टाइम है नहीं है। लेकिन कोरोना ने इस सब शिकवे गिले को दूर कर दिया और हमें इतना टाइम दिया एक दूसरे को फिर से समझने के लिए कि जहाँ हमारी थोड़ी बहुत गलतियाँ थी वो भी कवर हो गई। आज हम हर जगह न्यूज़ में देखते हैं इतने लोग मरे, इतने लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, इतने लोगों को मेडिसिन नहीं मिली, इतने लोगों को इंजेक्शन नहीं मिले। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो ऑक्सीजन जिसको हम यूज ही नहीं करते थे, जिसको हमने ध्यान ही नहीं दिया था, आज हम उसे खरीदते हैं। हम भूल गए उस चीज को कि ये ऑक्सीजन तो हमको फ्री में मिलता था। लेकिन कोरोना में हमने बहुत कुछ सीखा है, कोरोना से हम लोगों को बहुत कुछ मिला है। लास्ट में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। कोरोना के टाइम में कुछ तो नया कोरोना के टाइम में कुछ तो नया कोरोना, अपनी जिंदगी को कुछ नई तरीके से जियो ना। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं ना जो हमें खुशी देते हैं, कुछ पल ऐसे होते हैं जो गौरवान्वित करते हैं, और इन्हीं पलों में से कुछ पल ऐसे होते हैं जिनका हमारे जीवन में मेहमानों की तरह आना जाना लगा होता है, और कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में अपना पक्का घर बना लेते हैं। गुड इवनिंग, दिस इज जेसी स्नेहल मालपानी, और आज मैं आप सब से ऐसे ही किसी एक मेमोरेबल डे के बारे में बात करूंगी। 3 दिसंबर 2018 सुबह 7 बजे सब कुछ अपनी तेज रफ्तार से चल रहा था। सूरज की किरणें, समुंदर की लहरें, मुंबई के लोकल और शायद खेत खलिहानों में किसान और हल। लेकिन मेरी जिंदगी मानो रुक सी गई थी। 9 बजने में 2 घंटे बाकी थे, लेकिन वो 2 घंटे मुझे 2 साल के बराबर लग रहे थे। 9 बज गई, मैं अस्पताल के लिए निकल गई, हॉस्पिटल पहुंची, ओटी में जाके स्ट्रेचर पर लेटी, एक करवट ली, दाहिने तरफ की करवट में मुझे एनेस्थीसिया दिया गया मेरी कमर में, और मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया। बस थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन भी सुन्न हो गया, कि मेरे बच्चे की किलकारी मैंने सुनी।
थोड़ी देर में जब डॉक्टर उसको मेरे सामने लेकर आए तो उसको हाथ लगाकर ऐसा लगा, बेवकूफ़ है वो लोग जो कहते हैं दुनिया में सबसे मुलायम रुई होती है। उस दिन मैंने सोच लिया, गुलाबी रंग की पहचान कभी गुलाब से नहीं होगी, नवजात के पैर और उसके कोमल हाथों से होगी। मानो मेरे अंदर का पंछी, उस सुन शरीर में भी मेरे अंदर का पंछी फड़फड़ाने लगा। उस दिन मैं माँ से कवयित्री भी बन गई। रात को उसको सुलाते समय जब मेरी आंखें नहीं रुक रही थी तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मेरी माँ की बेटी माँ बन गई। न जाने कहाँ एक छोटे से शेर से पूरी की पूरी गजल हो गई। आज मेरी माँ की बेटी माँ बन गई। जब माँ कहती थी कि बहुत पुराना सपना होता है बच्चों की शादी करने का, क्या ना माँ तुम भी, ये कहकर मैं हंस देती थी। लेकिन उस एक दिन के बच्चे के शादी के सपने बुनने में मैं लग गई, क्योंकि उस दिन ये बेटी माँ बन गई। आई थिंक यहाँ पे तालियां बजती है और जश्न बनता है, एक म्यूजिक होता है। जेसी संध्या कोसेकर की ओर से सभी को शुभ संध्या। मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगी। मैं फ्लैट सिस्टम में रहती हूँ एक्चुअली। ऊपर में मेरे पास में स्पेस नहीं है गमले लगाने के लिए, तो मैंने नीचे में पार्किंग में लगा रखे हैं। कल मैं सुबह सोकर उठी और भगवान के लिए फूल लाने के लिए गई। देखा तो पूरे गमले में से फूल गायब थे, किसी ने चोरी करके चले गए थे। अभी आप सोचिए कि कौन होगा वो? पड़ोसन, जाहिर सी बात है। तो पड़ोसी का अर्थ अभिप्राय बताना चाहूँगी कि हमारे आसपास इर्द गिर्द रहने वाले लोग, बहुत ही परिभाषा है उनकी, बहुत ही अच्छा। हम लोग सोचते हैं कि पड़ोसी हर धर्म निभाता है, रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी काम में आता है। लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं ना कि आफत बन जाते हैं। मेरी पड़ोसन बड़ी आफत है मेरे लिए। अभी हाल ही में हम 2 साल हुए हैं वहाँ रहने गए हैं। 6 महीने से मेरे पति के ऊपर ही लाइन मार रही है। मैं परेशान हो गई हूँ। पति को बोला आप अंदर रहा करो बालकनी में, बोलते हैं नहीं मैं बाहर ही रहूँगा। और वो जब निकलता है उसको बेल की आवाज़ पता चल जाती है और फट से दरवाज़ा खोल के मेरे पति को देखती है ना मेरे लिए आफत। इसी प्रकार से उसके यहाँ डॉगी है। जब मैं निकलती हूँ घर से, बन ठन के निकलती हूँ, अभी तो थोड़ा ब्लेजर वगैरह डाल के निकल जाती हूँ, फिर भी वो डॉगी मुझ पर भूखता है। वो भी मेरे लिए आफत बन गया है। बच्चे निकलते हैं मेरे, उनके ऊपर भी भौंकता है, वो भी मेरे लिए आफत। बच्चे भी बोलते हैं मम्मी ये क्या है। जब भी घर से निकलते हैं डॉगी भूखते रहता है हमारे पीछे। अब एक बात और बताना चाहूँगी, उसको ना एक आँख से कम दिखता है। मैं और मेरे पति जब निकलते हैं ना घर से, तो मेरे पति बोलते हैं अरे इधर की CFL क्यों बंद है? बोलती है आपको क्या करना है चलो। जब मार्केट से वापस आते हैं ना तो बोलती हूँ मैं आने के पहले सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले अभी देख लेना दोनों CFL ऑन रहेंगे। तो पति भी खुश हो जाते हैं कि दोनों CFL ऑन रहेंगे, मतलब पड़ोसन बाहर ही रहेगी। वो भी फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं उससे बहुत तंग आ गई, इतनी आफत है वो कि हम लोग सब तंग आ गए हैं। एक दिन अपने बच्चे को भेज दी, बोलती है कि जाओ चीनी मांग के लाओ। बच्चा आ गया, मैंने पूछा उससे और सुमित क्या बोलती है तेरी मम्मी? बोलती है कि वो बंदरिया ने नहीं दी ना तो उस हीरोइन के पास में चले जाना मांगने चीनी।
अब देखो मुझे सुन के गुस्सा नहीं आएगा? वो भी मेरे लिए आफत बन गई, इतनी आफत बन गई है कि मैं परेशान हो गई हूँ उससे। और सच में मैं ऐसा लगता है ना कभी कभी मुझे कि वो फ्लैट छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकती हूँ मैं। तो मैंने एक उपाय भी मतलब सोच के रखा है कि वो जब निकलती है तब हम ना निकले, उसको देख के दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाए। तो ऐसी ऐसी आफतें पाल के रखी है। तो मैं आपको परामर्श देना चाहूँगी कि ऐसी आफत मत पाले, अपने पति को बचाइए और पतियों अपनी पत्नियों को भी बचाइए, क्योंकि जेंट्स भी पत्नी के ऊपर लाइन मार सकते हैं। तो ये बताना चाहूँगी मैं। और पड़ोसियों से बचें। ऐसा नहीं कि सभी पड़ोसी आफत होते हैं, पड़ोसी होते हैं, सभी अच्छे भी होते हैं कुछ कुछ, लेकिन कुछ कुछ पड़ोसी बहुत आफत होते हैं। हम मानते हैं हम लोग इस बात को कि वो हमें परेशान करते हैं ना, तो एक हमें आफत सी लगती है। थैंक यू। JVC वैभव दांद्रे। तो आज मुझे कुछ अलग टॉपिक मिला है जिसका नाम है डर के आगे जीत है। तो मैं काफ़ी बार सोचता हूँ कमबख्त ये डर है क्या, कमबख्त ये डर है क्या, क्या इसका दवा है, क्या इसका रास्ता है, ये कहाँ से ईजाद हुआ, ये कहाँ से ईजाद हुआ जो हर किसी की ज़िंदगी में इस तरह बना हुआ है। ये शुरू होता है बचपन से, आदमी के पैदा होने से पहले ही शुरू होता है। जब वो चलना शुरू करता है तो उसी वक्त उसको होता है गिरने का डर, और उसके बाद जब वो साइकिल चलाने लग जाता है तब भी उसे गिरने का डर, जब बाइक चलाने लगा तब भी उसे गिरने का डर होता है। तो ये क्या सिर्फ इंसानों में होता है? चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो कुछ भी हो, डर उसका साथ छोड़ता नहीं। तो क्या ये डर हमारी महबूबा है जो इतने करीब हमारे हमेशा बनी रहती है? पता नहीं, मगर लेकिन हमेशा हर किसी से इसका लगाव जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि आदमी को पता तो होता है कि दो ही चीजें हैं, या तो जीत या तो हार। हमेशा आदमी देखता है स्टॉक मार्केट, उसको पता है कि या तो गिरेगा या तो उठेगा, लेकिन हमेशा डर है कि वो गिरेगा। आदमी जाता है कॉलेज में, पता है पास होगा या फेल होगा, लेकिन हमेशा उसको गिरने का डर होता है। तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है इसी वजह से। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। हंसती आंखों में जाग कर देखो, हंसती आंखों में जाग कर देखो, कोई आंसू कहीं छुपा हो। यूं ही देखकर सोचता हूं मैं, यूं ही देखकर सोचता हूं मैं कि उन आंसुओं के पीछे क्या राज है। क्या उन आंसुओं के पीछे भी एक डर का साया छुपा है? क्या उन आंसुओं के पीछे भी डर का साया छुपा है, या किसी डर ने उसको कंट्रोल किया है? किसी गिरने वाले के पीछे भी इस डर का राज है, किसी उठने वाले के पीछे भी ये डर है। तो ये डर हमेशा पनपता रहता है, हमेशा हर किसी की जिंदगी में। देखता हूँ ऊंची उड़ानों से लोगों को, देखता हूँ गिरे हुए आदमी को भी, तो उसके ऊपर भी एक डर का साया है। तो हमेशा, तो क्या इस डर के साथ जीना सीखना चाहिए? क्या ये डर हमारा दुश्मन है, क्या डर महबूबा है, क्या ये डर हमारा दोस्त है? कुछ ना कुछ तो इसके बारे में हमें डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन रहना तो इसके साथ है, तो उसको जरूरी है कि हम उसको अपनी ताकत बनाएं। सोचे उसके बारे में कि ये आता क्यों है, इसे पैदा कौन करता है? इसके निर्माता तो हम ही हैं जो हमें इसे पैदा करते हैं। हमारी सोच इसे पैदा करती है, कहीं ना कहीं से इसे लेके आती है, और इसको हम सोचते रहते हैं कि ये क्यों है हमारे साथ। धड़कनें तेज होती रहती है, लेकिन तेज धड़कनों का भी सहारा लेना चाहिए जीने के लिए, उनको भी एंजॉय करना चाहिए। अभी थैंक यू। क्या बात है, बड़ा इम्प्रूवमेंट। कैसे करती हो? करता हूँ सर ऐसा। सर तो कल व्हाट ए क्रस्टिंग चेयर, बहुत सारी सर फ्लोर बने थे। यस, क्या बात है, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट।
जगह थी और उसके दोनों बेटे एक साहूकार के पास काम करते थे। किसान मरणासन स्थिति में आ चुका था और लगा उसे कि अब मेरे दोनों बेटों को थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बोलने ही वाला था और उसके मुंह से निकला था राम भरोसे 2 बोरी, और बस इतना बोलते ही बेचारा चला गया। अब उसके दोनों बेटों ने इस राम भरोसे, जो कि आज का मेरा विषय है, अलग अलग तरीके से लिया। एक बड़े बेटे ने उस राम भरोसे और उस धान की बोरी को एक कोने में रख दिया सड़ने के लिए, और दूसरे बेटे ने राम भरोसे शब्द के साथ अपने खेत को देखा और उस बोरी को ले जाकर वहां पर बो दिया। 3 महीने के बाद धान की अच्छी फसल हुई, उसे साहूकार के पास जाने की नौबत ना आई और वो अपने उस खेत पे ही दिन प्रतिदिन अच्छी मेहनत करने लगा और एक बड़ा किसान बन गया। एक राम भरोसे शब्द को एक ही बाप के 2 बेटों ने अलग अलग तरीके से लिया, तो एक था पॉजिटिव और एक था निगेटिव। तो वही हमें जानना है कि हम किस शब्द को किस तरीके से लेते हैं। दोस्तों, कभी भी परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं होती, उस परिस्थितियों से निपटना, उसका समाधान न कर पाना हमारे लिए समस्या होती है। राम भरोसे का एक अच्छा एग्जाम्पल अभी हम लाइव मोमेंट्स में देख रहे हैं कि हमारे पूरे कोविड-19 का छाया हमारे देश में, विश्व में पड़ गया। पहले देश लॉक हुआ, शहर लॉक हुआ, फिर वो मोहल्लों में सिमटने लगा, फिर घरों में सिमटने लगा, फिर एक कमरे में बंद हो गया। उसके बाद जब कुछ नहीं रहा तो सबने भगवान के भरोसे छोड़ दिया और राम भरोसे करने लगे सब कि अब जो होगा वो प्रभु के हाथ में है। तो धीरे धीरे सब उभर आए ना, कुछ टेक्निक सीखी, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी, उसमें से कुछ अपने परिवार के साथ मिल गए, कुछ ने अपने रोजगार के अवसर ढूंढे। तो हर शब्द में पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए हमें, और प्रभु का साथ तो हमारे साथ ही है। जब तक कि हम किसी भी बात के लिए हम अगर प्रभु को याद कर लेते हैं तो फिर आगे का काम हमारा बनता है। जब प्रभु राम का साथ हो और मन में विश्वास हो, आ जाए फिर कोई भी समस्या, सभी चिंताओं का नाश हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मंजू कारेंगुरे और आज का मेरा टॉपिक है पैसा बोलता है। जी साहब, पैसा बोलता है। इस कोरोना काल में हमने देख लिया है कि पैसा बोलता है। क्या पैसा जान बचा पाया? बड़े से बड़ा नेता जो बड़े से बड़े पद पर था, बहुत पैसा था, क्या वो अपने बच्चे की जान बचा पाया? तो आप क्या सोचते हैं, हमारे लिए पैसा ज़रूरी है? नहीं, पैसा आप सोचते हैं कि भगवान है, लेकिन पैसा भगवान नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन हमने हमारी महत्वाकांक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया है, इस कारण पैसा अब बोलने लग गया है। हाँ साहब, पैसा बोलने लग गया है। आप देखिए, पैसा इस तरह बोलने लग गया है कि हमारी प्रकृति को हमने ही विनाश का कारण बना दिया है, इसलिए पैसा बोलता है। पैसा इसलिए बोलता है, हमारी महत्वाकांक्षा हमने बढ़ा दी है। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हमको आलीशान घर चाहिए, बढ़िया फर्नीचर चाहिए, और फर्नीचर के लिए हम पेड़ काट रहे हैं, और उस पेड़ काटने से हमारी प्रकृति को कितनी हानि हुई है। तो अब ये पैसा हमें ही हमारी प्रकृति से जोड़ रहा है, और ये कोरोना का काल जो है वो हमें सिखा रहा है कि हमारी महत्वाकांक्षा को हमें कितना सीमित रखता है। आप सोचिए कभी कि हमारे जो पुराने ज़माने में हमारा जो घर का मुखिया होता था वो एक ही कमाता था, एक ही व्यक्ति कमाता था, और सब बैठ के आराम से, समाधान से बैठ कर खुशी से खाते थे और खुशी से ज़िंदगी बिताते थे। लेकिन आज परिवार का प्रत्येक व्यक्ति कमा रहा है, लेकिन वो खुशी और समाधान ले पा रहा है नहीं, क्योंकि हमने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया है। आज हमारे उदाहरण है हमारे फैकल्टीज, ये क्या बहुत बड़ी ऊंची स्कूल, बहुत सारे पैसा खर्च करके एजुकेशन लिया है? नहीं, इन्होंने भी साधारण स्कूल से ही लिया है। लेकिन आज हमने महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसके लिए हमको बहुत पैसा कमाना है, इसलिए अब पैसा बोलता है कि आपने महत्वाकांक्षा बढ़ा दी है। तो अब ये पैसा बोलने लग गया है कि ए मनुष्य, तू ना करेगा अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू,
ए मनुष्य, तू ना करेगा अपने महत्वाकांक्षाओं को काबू तो तू ही बनेगा अपने विनाश का कारण, तू ही बनेगा अपने विनाश का कारण। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शिव कुमार गौर है और मुझे टॉपिक मिला है राम के भरोसे, और मैं इसको एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहूँगा कि सीता भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। भरोसे दो तरीके होते हैं, जैसे एक मैंने बनाने की कोशिश की और कुछ हद तक खरा भी उतरा हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, 8th में कम मार्क्स, 9th में कम मार्क्स, 48% में मैं 10th क्लियर हुआ, 53% में मैं 12th क्लियर हुआ, सेकेंड ईयर ड्रॉप हो गया। फिर भी मुझ पर भरोसा करके मुझे मेरे डैड ने बिजनेस संभालने दिया और 6 साल से मैं सक्सेसफुली उसको रन कर रहा हूँ। डैड आज भी वहाँ संभाल रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ हूँ और 2 दिन से मैं फ़ोन उठा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी उनको ना करते हुए सभी फ़ोन मुझे ही कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भरोसा मैंने बनाने की कोशिश की है, और इसके अलावा भरोसा होता है कि हम लोग भगवान के भरोसे होते हैं, राम के भरोसे होते हैं। मैं इसको एक कहानी को सुना के समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप तक समझ में आ जाए। एक गांव था, वहाँ पर एक पंडित जी थे जो मंदिर में हमेशा पूजा किया करते थे। वहाँ राम भगवान की मूर्ति थी। उन्होंने पूरे गाँव के जितने भी रहने वाले थे सभी व्यक्तियों को उन्होंने, और जितने भी गाँव के रहवासी थे सभी को उन्होंने समझाया कि राम भगवान क्या थे, उनका चरित्र कैसा था, वो कितने सरल स्वभाव के थे, कितने पावन उनके कदम थे। तो ऐसा हुआ कि उस गांव में एक दिन बाढ़ आ गई, पानी धीरे धीरे मंदिर की तरफ जाने लगा। तो हमारे बहुत ही डैशिंग सी फैकल्टी है जैसी दीप गजबीर सर, ये हायाबुसा लेकर वहाँ पहुँचे और इन्होंने कहा कि पंडित जी बाढ़ आ गई है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बचा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं तो राम के भरोसे, आएंगे मेरे को बचाने के लिए। फिर उसके बाद में हुआ कि सर जिन्होंने 30 नाम याद रखे थे, ये वहां पहुंचे कार के साथ में, बढ़िया ड्रिफ्ट वगैरह मारते हुए कार को लेकर वहां पहुंचे। इन्होंने कहा पंडित जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बचा लूंगा, चलिए चलिए, पानी ज्यादा ऊपर जा रहा है, चलिए हम चलते हैं यहाँ से। इन्होंने कहा मैं तो राम के भरोसे, आ जाएंगे मुझे बचाने, मैं उनके साथ चले जाऊंगा। उसके बाद में हमारे फैकल्टी सर वहां पहुंचे चॉपर लेके, ऊपर से पानी गर्दन तक के आ गया पंडित जी के। पंडित जी का मुंह सिर्फ बाहर है, फिर धीरे धीरे ऊपर आ गया, पंडित जी का हाथ ही दिख रहा है। पंडित जी वैसे ही बैठे, ऊपर से आवाज दिए, बोलते हैं जाओ मैं तो राम के भरोसे। पंडित जी खत्म, बाबा नो मूर। पंडित जी ऊपर पहुंचे, ब्रह्मदेव को मिले, उन्होंने कहा मैं तो राम का भक्त था। सबको समझाता गया कि राम के भरोसे जिंदगी बहुत अच्छी चलती है, भरोसा करो, भरोसा करना बहुत अच्छी चीज होती है, भरोसे पे दुनिया कायम है, मैं तो राम के भरोसे। तो उन्होंने कहा तू महामूर्ख है, राम जी आए थे तुझे बचाने, बाइक पे, कार में, चॉपर से, तू बेवकूफ था जो अपॉर्चुनिटी को पहचान ना सका। राम के भरोसे रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, अपॉर्चुनिटीज दोबारा नहीं आएंगी, दोबारा नहीं आएंगी। बातों को याद करके आंखें हो गई थी नम, माँ की बातों को याद करके सभी की आंखें हो गई थी नम। बारिश तो बाहर हो रही थी, बैठे बैठे भीग गए हम। ये शिव का था क्या? थैंक यू। यस गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज फिर से मुझे मेरी किताब आपके सामने खोलने का मुझे मौका मिला है। 2 बार आया, 3 बार आया, मन नहीं भरा, आज फिर से आया। आज आपको मैं मेरी लाइफ का एक क्रश बताने जा रहा हूँ। सबकी लाइफ में क्रश था, जब ये एक पानीपुरी वाला क्रश था, मेरी भी लाइफ में एक क्रश है। और वो क्रश इतना दिल के पास जुड़ा हुआ है कि
उसकी चाहत मुझे बचपन से, बल बचपन में उसके साथ मैं बहुत खेला करता था, कूदा करता था, और उसको तो इतने बार मैंने ऊपर से नीचे फेंका है, नीचे से ऊपर फेंका है, बहुत बार टूटता भी था, जुड़ता भी था, और जैसा थोड़ा वैसे मेरे ऊपर से पड़ती थी, क्या है असर करा लगते था, मोटा साइंटिस्ट बनूंगा ना, ऐसे पेरेंट्स हमारे बोलते। और हमारे पेरेंट्स को सब पता रहता था कि बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और इसी वजह से मैं जब 20 साल का हुआ तब मुझे मेरा क्रश जो मेरा बचपन से था वो मुझे मिला, और मुझे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया, और जब उस क्रश को अगर कुछ खरोच भी आ जाती थी ना, मुझे बहुत दुख था, दिल में एक झंझनाहट सी हो जाती थी कि यार इसको खरोच आ गई, और अगर उसकी तरफ अगर कोई देखता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, हाँ मन तृप्त हो जाता। और उसका जो फिगर था ना, फिगर बहुत ही मस्त था, आज भी अगर आपके सामने खड़ा कर दूँ ना तो बहुत अच्छी लगती, और वो कुछ भी नहीं, बस मेरी FG थी, FG वर्जन 3, और कुछ भी नहीं, मेरी बाइक थी, जिसकी वजह से मैं बचपन से उसको सोचा करता था कि हाँ एक दिन मेरी बाइक होगी, मैं घूमूंगा, मम्मी पापा को लेके घूमूंगा। तो मेरा पहला गिफ्ट जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया, और वो FG मेरे दिल की इतने करीब है कि आज तक मतलब मैं उसको जब रहा हूँ, मतलब रिसेंटली लॉन्च हुई थी लेकिन 3 साल से वो मेरे पास है, और ये गिफ्ट मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि हमें चाहत होती है जिस चीज़ की वो हमारे पेरेंट्स समझ जाते हैं, लेकिन हम कभी कभी सोच लेते हैं कि ये इतनी महंगी है हमें कैसे मिलेगी, लेकिन पेरेंट्स हमें हर चीज़ देते हैं, बस हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या ये। और सबसे जो वैल्यूएबल गिफ्ट होता है, अनमोल गिफ्ट जो भगवान ने हमें दिया है, वो है हमारे पेरेंट्स। उसके लिए भी मैं भगवान को थैंक्स कहना चाहूँगा कि जिनके वजह से आज हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, सबके पास है। जैसे मैडम ने जब भी माँ की बात की थी, तो सही में मुझे रोना आ गया था, और मैं आज फर्स्ट टाइम फिर से नर्वस हो गया था। मैं और शिव हम दोनों इतना सोच रहे थे कि स्टेज पे जाके क्या बोलूं, पूरा हमारा बेसमेंट पूरा हिला दिया था, जितनी प्रिपरेशन थी सब भूल गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग टेबल के नीचे जाकर रोल, सर भी हमको तब से डरा रहे थे कि क्या होगा। लेकिन सर ने जो हमें आज गिफ्ट दिया था कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और उसको आगे बढ़ो, बस वही सोच के आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और सर ने एक सेंटेंस भी बोला था कि जितना बजाना है इस बार बजा लो, अगले जन्म में पता नहीं बजाने को मिलेगा। थैंक यू सर, आपने मुझे सुना, और अपने जो भी अनमोल गिफ्ट है हमारे, उसको हमें जब रखना चाहिए, उसका आदर भी करना चाहिए। थैंक यू। जेसी रोहिणी सुहास वसावा फ्रॉम JCI नागविदर। मेरा टॉपिक है जल्दी पैसा कमाने का तरीका। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। यहाँ बैठे सभी लोगों को पता है पैसा बोलता भी है और बुलवाता भी है। अब इस बोलने बुलवाने के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं करते, क्या क्या तरीके नहीं अपनाते। वैसे तो कई तरीके हैं, बट मोटा मोटी हम इन तरीकों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कोई ईमानदारी का तरीका अपनाता है, कोई बेईमानी का तरीका अपनाता है। ऑफ कोर्स ईमानदारी का जो तरीका है वो कोई साधा सरल तरीका नहीं है। इसमें काफ़ी कठिन दुख, श्रम समावित है। अब कैसे दुख और कैसे कष्ट, इसके लिए मैं आपको मेरे ही लाइफ का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कोविड की फर्स्ट वेव में मेरे घर में मेरी खुद की भाभी कोरोना का शिकार हो गई। अब जब वो कोरोना का शिकार हो गई, वो ICU में 20 दिन तक रही। अब जब 20 दिन तक वो ICU में रही, उनकी दोनों किडनीज फेल हो गई। अब जब दोनों किडनीज फेल हो गई, आफ्टर 20 डेज उनको अस्पताल से घर लाया गया। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके कारण हमें एक घर पे नर्स रखवानी पड़ी ताकि वो उनके इंजेक्शंस, टैबलेट्स सब उनकी सेवा कर सके। अब जब नर्स को भी पता चला कि उनकी किडनीज फेल हो गई है, उन्हें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए हमें लेके जाना पड़ता था। नर्स हमारे घर के सदस्य के समान हो गई। अब नर्स को भी पता है
कि उन्हें डायलिसिस लेके जाना है, तो नर्स के मन में एक इच्छा जागृत उठी, क्या मैं अपनी किडनी देके इनको डोनेट करके क्या मुझे उनसे पैसे मिल सकते हैं? तो उन्होंने उनसे बात छेड़ी, मैं अपनी किडनी आपको देने को तैयार हूँ, क्या आप मुझे 7 लाख दे सकते हो? तो मतलब अपने शरीर का एक हिस्सा काटकर वो उनको रेडीली देना चाहती थी और उसके बदले वो 7 लाख मेरी भाभी से लेना चाहती थी। तो सोचिए, मतलब ये अपने शरीर का एक हिस्सा दे करके इतने दुख उठा के शायद उसकी मौत भी हो सकती थी, बट अपने परिवार के लिए उसने उतना डिसीजन लेकर के शी हैज़ प्रपोज्ड कि हम मतलब वो किडनी देगी और हमसे जो है मतलब भाभी से 7 लाख लेगी। तो सोचिए, ईमानदारी से वो कमाना चाहती थी जल्दी पैसा, बट उस रास्ते में कितने कष्ट हैं। इसी श्रृंखला में मैं आगे जाना चाहूँगी बेईमानी का किस्सा। अब बेईमानी के किस्से में आगे जाते हुए मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। यहाँ पे 50 to 60 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे ख्याल से, मराठी है, और वो जी मराठी देखते होंगे चैनल। जी मराठी में एक सीरियल आती है एट 10:30, देव मानुस। उस सीरियल में एक बंदा है जो बेईमानी से काफ़ी पैसे जो है कमाना चाहता है, और उस श्रृंखला में वो कई खून करते जाता है। बचपन में उसके माँ बाप सड़क दुर्घटना में मारे दिखाई गए और वो बेईमानी से काफ़ी पैसे लेता है। तो ये आपको अभी डिसीजन लेना है कि पैसे कैसे कमाना है, ईमानदारी से या बेईमानी से। थैंक यू। राम राम। अब कैसा करेंगे? दोबारा स्पीच क्राफ्ट करना पड़ेगा। परमिशन ले, झटके में बैठी रहेगा, से बेहतर कर पाए और हर बार